वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और हमने फाइनली 15 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं बिहार दरोगा सीरीज के लिए। फ्रेंड्स वो सीरीज भले ही हमने बिहार दरोगा के नाम से निकाला है, बट वो सारे वीडियोस और 3500 अप्रॉक्स क्वेश्चंस जो है ना, वो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, सिर्फ बिहार दरोगा के लिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं। हाँ, बस हमने बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे उन सारी चीजों को डिजाइन किया है। अब हम जो कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज हम 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट वाइज हम लेके आ रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले हर एक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन से। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं हिंदी में आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता एटीएम जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल कोच्चि में स्थापित किया गया है देश का पहला तैरता हुआ एटीएम। ये एसबीआई है या क्या है, ये आपको पता ही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था? तो ये 30 जून 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में, सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर को के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं? तो 4 होते हैं। कुछ एक इजी क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, आप 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप मुझे वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे या नहीं लगे। रिजर्व बैंक अधिकतम जो है वो किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट को जारी कर सकता है? तो 10,000 रुपए तक के। और रिजर्व बैंक अधिकतम किस वर्ग मूल्य तक के सिक्के जारी कर सकता है? नोट तो 10,000 रुपया और सिक्का तो 1,000 रुपया। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली लिमिटेड जो है, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 3 फरवरी 1995 को। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में जो है ये आपको वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो उसको क्या कहते हैं? बैंक रेट, बैंक दर। अच्छा, एग्जाम से पहले आप SLR क्या है, और इसके बाद आपको याद रखना है रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, स्टैचुटरी लिक्विड रेशियो क्या है। ये सारा का सारा जो होगा वो एक बार आप देख के जाइएगा। इसका डेफिनेशन तो इसमें हो ही जाएगा, उस वक्त इसका रेट क्या है वो आप देख के जाइएगा। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ओके, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 22 दिसंबर 1977 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू की गई थी? तो 2007 से लेकर 2012 तक। ऑलरेडी हम लोगों ने 15 सेट्स में ये सारी के सारी चीजें हमने रिवाइज कर रखी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई थी? तो ये 26 दिसंबर 2012 को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत किसका श्रेय किसको जाता है? तो ये जेम्स विल्सन को जाता है। और 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था? तो ये अकबर समिति के आधार पर। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया था? तो RK षणमुखम सेट्टी ने प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है ये RK षणमुखम सेट्टी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालीन बजट जो है
ये 1948-49 में प्रस्तुत किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालीन बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये 1950 से लेके 51 में प्रस्तुत किया गया था, इस वक्त प्रस्तुत किया गया था। माफ कीजिएगा। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को और राजीव गांधी को। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा जो है ये राजीव गांधी के समय से चली है। और देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन सी थी? इंदिरा गांधी थी। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे का बजट अपनाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया था। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? तो निष्पादन बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? तो ये पूंजी बजट में। और किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो ये शून्य आधारित जीरो बेस्ड बजट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं इसको बार बार रिपीट करना चाहूंगी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। परिवहन एवं संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं साथ में। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय टर्शियरी सेक्टर जिसको आप बोलते हैं, थर्ड क्षेत्र जो है उसमें क्या शामिल है? तो परिवहन व संचार, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं शामिल हैं। 1950 से लेके 51 तक और 1990 से लेके 91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की क्या दर रही? तो 4.1%। फिर 1991 से 92 और 2011 से 2012 के बीच में वृद्धि की क्या दर रही? तो 6.9%। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो सोवियत संघ को दिया जाता है। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1928 में शुरू की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय जो है ये एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है, सर विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इन्होंने ही लिखी थी, सर विश्वेश्वरैया ने ही लिखी थी। आर्थिक नियोजन से संबंधित बंबई योजना कब सामने आई थी? तो 1944 के जैन में सामने आई थी। और बंबई योजना कितने वर्षीय थी? तो ये 15 ईयर्स के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल्स ये है आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा, उपहार कर। और व्यापार पर जो कर लगता है वो ब्याज कर जो होता है। ये सारी के सारी चीजें जो हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं, जिसको आप प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर जो है ये क्या है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सारी की सारी चीजें याद रखिएगा, आपको ऑड एंड आउट में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा
उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों दैट इज सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ओके। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? तो ये A.K. सेन और सिंगर हंस थे। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन जो है 1990 में हुआ था। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। काफी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में परिवर्तन का दर जो है वो आर्थिक समृद्धि दर कहलाता है, और आर्थिक विकास दर वहां पे क्या कहलाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल है? तो कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। अभी तक जो भी क्वेश्चन है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इस वीडियो को वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन जो है ये M.N. रॉय द्वारा किया गया था। और 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवाद योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? तो अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो ये मन्ना रायन ने किया था। और स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1948 में। औद्योगिक विकास एवं विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? जिसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना। तो ये 1951 में औद्योगिक विकास अधिनियम पारित किया गया था। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 30 जनवरी 1950 में हुआ था। सर्वोदय योजना का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से लेकर 1957 तक। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डोमर समृद्धि मॉडल पर और हैरोडोमल मॉडल आप बोल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की का ड्यूरेशन क्या था? ये सब हम देख चुके हैं। ये सब एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। किसी न किसी सेट में हमने बहुत अच्छे से किया है, और स्पेशली इस वीडियो को भी हमने अपने वेब चैनल पे कवर किया हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी? तो राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग के टाइम में किया गया था। और तीसरे पंचवर्षीय योजना कब से कब तक इसका टेन्योर था? तो 1961 से लेके 66 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना था। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा था? तो ये क्या था? थर्ड पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई थी? तो 1966 से लेके 1969 तक। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो किसी भी योजना के दौरान नहीं। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ जो है ये योजनावकाश के दौरान हुआ था 1966 से लेके 67 तक। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 1969 से लेके 74 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो ये किया गया था तैयार अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे के द्वारा। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? क्या एम था? तो स्थिरता के साथ
आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू की गई थी? तो ये 4th प्लानिंग कमीशन के टाइम में, 4th 5-year प्लान के टाइम में, सॉरी। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था इसका? तो 1969 में। 14 बैंकों का ये हमने देख लिया। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5th 5-year प्लानिंग के टाइम में। और 5th 5-year प्लानिंग का कार्यकाल क्या था, ड्यूरेशन क्या था? तो 1974 से लेके 79 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी? तो 1978 में। और किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था? तो जनता पार्टी की सरकार ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6th 5-year प्लान को क्या नाम दिया गया? तो अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय जो है ये DT लकड़ावाला समिति को जाता है। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? तो ये जनता पार्टी की सरकार ने। 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये 1978 से लेके 83 तक। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ जो है वो 1998 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये जयपुर में है। और केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्रीय आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो ये राजकोषीय घाटा का है। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस और पेंडिंग है। 1 by 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देख लेते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर, जिसको मोड वैट के नाम से भी आप जानते हैं, ये क्या है? तो ये उत्पाद शुल्क से रिलेटेड कर है। और संपदा कर भारत में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था ब्याज भुगतान पर। किस पर? तो ब्याज भुगतान पर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ था? तो 4th पंचवर्षीय योजना। और गरीबी हटाओ का नारा जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, सर्वोच्च संस्था जो है वाली संस्था है, उसका नारा था। और राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, इसका मेन एम क्या था? तो ये समाविष्ट आर्थिक विकास था। और ECGC का संबंध जो है ये निर्यात वित्त एवं बीमा से है। इस टर्म को याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो ये पेट्रोलियम पदार्थ पर। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ये भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? तो ये दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण जो है ये भुगतान संतुलन में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2003 में लागू किया गया था। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 280। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर विजय एल केलकर को बनाया गया था। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को बनाया गया था। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो D उदय कुमार ने किया था। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो 1977 से लेके 78 में। और अंत्योदय योजना की शुरुआत कभी हुई थी? तो 1977 से 78 में। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तो ये 3री पंचवर्षीय योजना। और बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स हैदराबाद में। और जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये हॉट करेंसीज इसको कहा जाता है।
MCX SX क्या है? तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो RLEGP, ये टर्म याद रखिएगा। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। और भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट जो है वो इस तकनीक को अपनाया गया था? तो ये आंध्रा में अपनाया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी? तो 7th 5-year प्लानिंग के टाइम में। और राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? तो ये सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप जो है ये PC महालनोबिस ने तैयार किया था? तो यहाँ थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप PC महालनोबिस ने तैयार किया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महास्वरूप जो है ये PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? तो 1980 का दशक। और विदेश आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसी सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को ही कहा जाता है। तो केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किस में आता है? तो ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आता है, अर्थशास्त्र में आता है। जैसे एक छोटी सी इकाई के घर में व्यक्तिगत रूप से गृहस्थ जीवन में नमक की मांग हो या फिर बाजार में नमक की मांग हो, तो ये क्या आता है, किस में आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन टिनबर्जन ने किया था 1976 में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये मॉरिस टी मार्टिस को जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने किया था। केंद्र व राज्य वित्त विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत व मूल्य आयोग जो है ये निर्धारित करता है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो ये कैपिटल पूंजी। और किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना, टेकिंग रिस्क। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ये रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो ये सरकारी बॉन्डों का कार्यवाही, क्रय विक्रय। और सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ब्याज की दर में कम होना। सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये किसने कहा था? तो क्रूमर ने कहा था। यहाँ हमने 150 क्वेश्चंस फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के 100 क्वेश्चंस पेंडिंग है और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए जस्ट हैव पेशेंस। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? तो ये हॉट करेंसीज कहलाती है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से संबंधित है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सर्विस सेक्टर। और भारत में
राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता? तो ये JNK। ओके। और भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध है? तो ये प्रतिलोम का। और स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की होती है। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लानिंग कमीशन के। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो 1952 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 न्यू दिल्ली में शुरू किया गया था। और योजना अवकाश कब से कब तक था? तो 1966 से लेके 1969 तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया होता है तो वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम गलत करके आते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेसिस है, आप इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑब्वियसली। 1 रुपए का नोट जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना वही 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्या है? वे कौन से बैंक है जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान करने के लिए किसान क्लब बनाए? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कभी हुई थी? तो 1956 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है भारत में नोट जारी करने के लिए। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो 1993 से लेकर 1994 के केंद्रीय बजट में बनाया गया था। क्या? भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी वस्तु को बचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री कहते हैं? तो उपभोग बिंदु को। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? तो ये उपभोग बिंदु कहते हैं। और भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। प्रत्यक्ष विनिमय क्या होता है? तो ये वस्तु विनिमय प्लस में मुद्रा विनिमय, इसका प्रत्यक्ष विनिमय होता है। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? तो ये क्रय विक्रय। ओके। कौन सी क्रिया उत्पाद व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? तो ये विनिमय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मांग इज इक्वल टू पूर्ति। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? तो ये लगान कहलाता है। और कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? तो ये भूमि। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये यहाँ पे कट करिए। और ये क्वेश्चन होना चाहिए, अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो साहसी कहते हैं। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? तो पूंजी के बदले दिया जाता है, कैपिटल के बदले दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल देख रखा है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? तो व्यापार कर जो है ये राज्य सरकार लगाती है। नगर निगम की आय का स्रोत जो होता है ये कौन सा होता है? ये गृह कर होता है। और भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि डिपेंडेंट है हमारा कंट्री। और हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए नियोजित अर्थ
व्यवसायी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। और केंद्र सरकार को सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? सीमा शुल्क से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? तो ये कहाँ है? ये भारत में है। और राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया था? तो रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे मुद्रा भ्रम कहते हैं। और साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान देश का क्या कहलाता है? तो ये व्यापार शेष कहलाता है। और सुपर 30 क्या है? तो सुपर 301 क्या है? सुपर 30 तो आप सबको पता ही है, इस पे मूवी भी आई थी। सुपर 301 क्या है? अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कभी हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। और गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1963 में, 1963 में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। और मंडिया या तेजड़िया शब्द जो है वो मंदरिया या तेजड़िया शब्द जो है ये शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये याद रखिएगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ काम करना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा है? विकासशील, डेवलपिंग कंट्री है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो ये तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। क्रय शक्ति क्षमता, जिसको आप परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं, दैट इज पीपीपी। इसका फुल फॉर्म भी आपसे कितनी बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है। के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो ये 3rd स्थान है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो अभी भी 52% कृषि में लगा हुआ है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको NSSO के नाम से आप जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। और योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के आधार पर। अंत्योदय कार्यक्रम का मेन एम क्या था? गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति का क्या था? कुटीर ज्योति योजना था क्या? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो ये वर्ल्ड बैंक का है। और बंद व्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो ये आयात निर्यात का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरी तरीके से ठप हो जाना, बंद हो जाना। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? तो कृषि। तो इसको आप क्या बोलते हैं? अगर ये टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये टेम्पोररी बेरोजगारी, टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ये कृषि क्षेत्र में देखने को आपको जनरली मिलता है। नेक्स्ट क्या है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? तो ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है।
अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यहाँ पे होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सर्वोदय योजना के संस्थापक थे कौन? जयप्रकाश नारायण। वैट जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट लागू कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो ये 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक में है। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। बुल एंड बियर शब्द जो है ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। मुद्रा का मात्रा में कमी क्या कहलाता है? मुद्रा का संकुचन कहलाता है। और जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज्यादा हो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो घाटे का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जस्ट अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए फायदे का तो उसमें क्या होगा? आय ज्यादा होगी, व्यय कम होगी। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? तो ये प्रोडक्शन है, उत्पादन है। आगे का 2 स्लाइड से बाकी है, 20 क्वेश्चंस और बाकी है। उसके बाद हम 250 क्वेश्चंस इकोनॉमी के कंप्लीट कर लेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई भी कमी नजर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद आई थिंक पॉलिटी और हिस्ट्री में आपका कंप्लीट करना चाहूंगी। और इकोनॉमिक्स का तो हमने कर लिया है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, वो भी हम जरूर कंप्लीट करेंगे। सो पहले ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो ये 20 सितंबर 1949 को हुआ था। 20 सितंबर 1949 को हुआ था। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन 6 जून 1966 को। ये तीनों डेट जो है ना ये आप कहीं ना कहीं पेन डाउन कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स पार्ट में। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1991 में। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 20 सितंबर 1949, सेकेंड टाइम 6 जून 1966 और थर्ड टाइम 1 जुलाई 1991 में। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंक द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो ये नोस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नोस्ट्रो अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा को कम करने को क्या कहते हैं? तो इस टर्म को कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति। ओके, अपस्फीति और अपस्फीति में आप डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना होता है? कितना है? तो ये 13.67% है। 1950-1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना? तो 52.2%। और रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर में। लास्ट स्लाइड है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू, इस टाइप की जो चीजें होती है ये रबी की फसलों में आती है।
और खरीफ की फसलें जो है इनकी बुआई कब होती है? जून से जुलाई तक। और कौन कौन से फसल आते हैं अगर बात की पूछा जाए तो कहीं लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर, ये सारी चीजें जो आती हैं वो खरीफ की फसलों में आती है। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य में पैदा किया जाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशु चारा, ये सब जो चीजें हैं वो जायद की फसलों में आती हैं, जिसको मार्च से लेकर जुलाई के मध्य में उगाया जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि रबी की फसलों की बुआई जो है तो कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। फसलें कौन कौन सी हैं रबी की? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू। ठीक है। खरीफ फसलों की बुआई अगर पूछा जाए तो जून से जुलाई तक, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर सब शामिल है। जायद की फसलें जो है वो मार्च से जुलाई तक, और तरबूज, खरबूज, ककड़ी, पशु चारा जैसे जो खाद्य पदार्थ है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। और व्यापारिक तथा नगदी फसलें, व्यापारिक तथा नगदी फसलें से क्या मतलब है? मतलब कि आप इसको उगाइए और बेचिए, उससे पैसे कमाइए, ज्यादा दिनों तक उसको आपको रोकने की जरूरत नहीं है। दैट इज क्या? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू, ये सब जो है ये व्यापारिक तथा नगदी फसलों में काउंट होती है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये नाइट्रोजन है। और विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो इंडिया को। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। और हमने इससे पहले वाले सेट में कंप्लीट किया था कि इंडिया का दुग्ध उत्पादन में कौन सा नंबर है और इंडिया का कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। ये दोनों आप आंसर मुझे कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 250 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।